हम शुरू करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इससे पहले मैं आपको न्यूटन का पहला नियम बताना चाहता हूँ। न्यूटन का पहला नियम आपके पास क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज स्टेट। तो देखिए क्या कह रहा है आपके पास, ये कहता हर एक बॉडी आपके पास एक रेस्ट स्टेट में रहेगी या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जो कि आपके पास स्ट्रेट लाइन में है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स नहीं लग जाता। मतलब कि जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स नहीं लग जाता तब तक वो अपने रेस्ट स्टेट में ही रखेगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये आपके पास कहना चाह रहा है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ में। तो अब हम चलते हैं आगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, तो कहता मान लीजिए ये पार्टिकल आपके पास और ये आप खड़े हैं, ठीक है, इस फ्रेम में, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है। इफ निगाह इसके ऊपर फोर्स तो लग नहीं रहा, फोर्स नहीं लग रहा तो ये त्वरण नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे फ्रेम में जब उस ऑब्जर्वर को उस पार्टिकल को कैसा दिखता है? वो त्वरण रहित दिखता है। त्वरण रहित दिखता है जब उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो फोर्स जीरो है, ठीक है, पर मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? v कांस्टेंट होगा। ओके, अब आगे चलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द रेफरेंस सिस्टम relative to which the motion of a particle appears to be accelerated even in the absence of external force। कहता इस बार क्या आपके पास इसके ऊपर, इसके बार जो पार्टिकल है और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर खड़ा है इस फ्रेम में, तो इस बार इसके ऊपर भी क्या है? इस बार भी इसके ऊपर इसको क्या लग रहा है? यहाँ पर आपके पास फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो बाह्य बल नहीं लग रहा है, पर इस बंदे को ये पार्टिकल कैसा दिखाई देता है? ये त्वरण करता हुआ दिखाई देता है। जब वो एक्सेलरेटेड दिखाई देता है इस बंदे को ये पार्टिकल, तो ऐसा फ्रेम जिसमें इसको ये पार्टिकल त्वरण करता हुआ दिखाई देगा उसको हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसको बताता हूं मैं आपको। वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। ओके, तो आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं आगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपके पास? यदि किसी, लिख लीजिए आप इसे, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, मतलब कि ये क्या कह रहा है? मतलब कि आपके पास क्या है? कोई स्थिर, यहाँ पर क्या कहता है? ये अगर कोई स्थिर आपके पास निर्देश तंत्र है, ये निर्देश तंत्र आपके पास क्या स्थिर है? इसको मैं एस कह देता हूँ। इस स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष, मतलब कि एक जो इनर्शियल फ्रेम है मेरे पास के, जो फ्रेम है आपके पास एस, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि आप मुझे ये जो कण है, ठीक है, इस कण की स्थिति मुझे पता है। इस कण की स्थिति जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस कण की स्थिति ये आर वेक्टर से ये दर्शाई जा रही है, ठीक है। तो वह रूपांतरण संबंध या समीकरण जिसकी सहायता से उसी कण की स्थिति किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जिसकी सहायता से मतलब कि, ठीक है, जिसकी सहायता से आप, मतलब कि जो मान लीजिए दूसरा फ्रेम है, ठीक है, उसकी सहायता से उसी कण की स्थिति, इसी कण की स्थिति किसी अन्य अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, यहाँ पर मैं इनर्शियल फ्रेम कह रहा हूँ, ठीक है। अब इस फ्रेम से इसकी आपके पास दूरी कितनी होगी के सापेक्ष ज्ञात की जा सके तो उसे गैलीलियन आपके पास रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। तो वो आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा हूं मैं इसके अंदर, यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो वह रूपांतरण संबंध या समीकरण जिसकी सहायता से उसी कण की स्थिति किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष ज्ञात की जा सके उसे गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। ओके,
तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इफ देयर इज अ fixed frame of reference, okay, and a particle's position is known with respect to that fixed frame of reference, as it is given, it is r vector, okay. So the transformation for this for that particle, if it is observed from other inertial frame of reference, so what would be the distance for that? And if we are calculating the distance for that, so it will be calculated using Galilean transformation, and that is what we call the Galilean transformation. Okay, so let's see. ओके, ओके, तो मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए आपके पास ये एक एस फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, ठीक है, और ये दूसरा आपके पास एस डैश फ्रेम है, ठीक है। मैं आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, तो इसके एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी जो आपके पास दूरी है वो आपको पता है, वो आर वेक्टर है। हमें ज्ञात करना है एस डैश के रिस्पेक्ट में इस P पॉइंट का आपके पास डिस्टेंस कितना होगा, ये आर डैश है, ठीक है। और दूसरी बात ये आपके पास ये O है, ये O है, ये आपके पास O डैश है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये V एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर मैं वेक्टर लॉ लगाता हूँ, ट्रायंगल लॉ लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी। अगर आप ओ ओ डैश पी में देखें तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है कि आपके पास जो ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश है, अब ओ डैश की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, ये इस साइड, ये इस साइड। ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश प्लस सॉरी ओ ओ डैश प्लस ओ डैश प्लस ओ डैश पी, सॉरी, ओ डैश पी इज इक्वल्स टू ओ पी। ऐसे आप ट्रायंगल लॉ से कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि ओ ओ डैश क्या, अगर ये आपके पास टी टाइम में आपके पास ओ से ओ डैश पहुंच जाता है जो कि वी वेलोसिटी चल रहा है, अगर ये टी टाइम तक आपके पास वी वेलोसिटी चलता है तो ओ डैश के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो आपके पास वी टी होगी, ठीक है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना ये, ठीक है। ओ डैश पी कितना है, ओ डैश पी हमें पता करना है, ठीक है, वो मेरे पास आर डैश है, और ओपी कितना है, आर है। तो ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, तो यहाँ से मेरे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया ये, ठीक है। आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी। यहाँ पर देखिए मैं ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ इसके, आर डैश आर माइनस वी टी, ओके। ऐसे ही अगर ये, जैसे ये तो मान लीजिए आपके पास पोजीशन वेक्टर आर था, ऐसे ही अगर ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा होता, आप इसके लिखते एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है। और अगर वाई डायरेक्शन मूव कर रहा होता, ठीक है, तो आप लिखते वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वी टी, ठीक है। और अगर जेड डायरेक्शन मूव कर रहा होता और जेड माइनस वी टी, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डैश आपके पास क्या होगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, और आर आपके पास क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इन दो वैल्यूज को आप इसके अंदर डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूट करके ये चीज भी देख सकते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, ओके।